तो हे व्हाट इज अप। सो ये वीडियो भी पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है द डायमेंशन एनालिसिस का। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, लिमिटेशंस और उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इतना लेट नहीं, थोड़ा सा जल्दी आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स डायरेक्टली हेड टुवर्ड्स द कंटेंट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डेफिनेशन से समझते हैं पहले होता क्या है। ठीक है, जो आपके बुक्स में लिखी होती है। Principle of homogeneity states that each equation that relates to or more physical quantities must be dimensionally homogeneous. Homogeneous का मतलब होता है एक जैसा। मतलब जो भी इक्वेशन है जो फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है उसके जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है, मतलब इसको समझते कैसे। आओ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। Q इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्यू को हेड मान लो, वाई को हेड मान लो, जेड छोड़ दो, जेड नहीं पता मुझे। जेड के डायमेंशन कह दिया, निकालो भैया, जाओ निकालो डायमेंशन। अब भैया इसका डायमेंशन हमें पता है, इसका भी डायमेंशन पता है, जेड का डायमेंशन कैसे निकालो। इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम आता है। कैसे काम आता है देखते हैं। हीट, हीट का डायमेंशन क्या, mL2T-2। अरे भैया हीट एनर्जी होती है तो mL2T-2 ही तो होगा। इधर भी mL2T-2 ही रहेगा और प्लस जेड। ऐसा कोई डायमेंशन हो मुझे नहीं पता। गौर से देखो, ये क्वेश्चन है। सेम यूनिट्स की चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर मतलब एग्जांपल कंसीडर करना चाहते हैं तो देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए 5 सेकंड है, ये किससे बना हो सकता है, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड। सेम यूनिट्स है, उससे सेकंड फिर से आए। इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है 2 सेकंड प्लस 3 रुपये जोड़ देंगे तो आ गया भैया हमारा 5 सेकंड। सेम यूनिट्स की चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी यूनिट की चीजें हो सकती हैं, वो मैं नहीं कह रहा। अभी देखेंगे कि अलग अलग यूनिट जिसकी वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं, हमको पता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ खाली वही चीजें होंगी जिनकी यूनिट सेम है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर हम। इसका मतलब अगर z कैसे आ रहा है, z आ रहा है q माइनस वाई से। अगर इन दोनों की यूनिट जूल और जूल है, हेट की यूनिट SI में जूल होती है, अगर इन दोनों की जूल है तो जे किस में आएगा, जे भी जूल में ही आएगा, मतलब जेड भी जूल में ही आएगा। ये जूल और इसका डायमेंशन फिर क्या हो गया, mL2T-2। इस चैप्टर में कुछ इतना खास है नहीं, थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। mL2T-2 हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या। Principle of homogeneity states that each equation that relates to or more physical quantities must be dimensionally homogeneous. That is, the dimension of each term of the equation must be same. Must be same होना ही चाहिए। अगर प्लस माइनस हो रही है किसी इक्वेशन में तो उसकी एसआई यूनिट सेम रहेगी, मतलब उसका डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमने सीख लिया, ये एक तरह से हम लोगों ने प्रूफ भी देख लिया कि हाँ ऐसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है। अब एग्जांपल से देखते हैं कि क्या एक्चुअल वर्ड में जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है या नहीं। ठीक है, ये तो एग्जांपल वाली इक्वेशन थी, मैंने मान लिया इसे। एक लिटरली सेम इक्वेशन जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उसको लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जल्दी खींच रहे हैं इसको। एस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा लेंथ में। और लेंथ क्या कैसे नोट करते हैं हम लोग, एल से। एम जीरो टी जीरो नहीं लेते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। फिर उसका डायमेंशन एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन कैसे आया, मीटर पर सेकेंड। उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर का एल, पर सेकेंड का टी, एल टी माइनस वन। मैंने कहा था अगर आपको ऐसा यूनिट याद है डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फिर भी आसान। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस वन, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, तभी डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा। अब टी टाइम का क्या होता है, टी होता है। ठीक है, हाफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई भी डायमेंशन नहीं है। ए का क्या हो गया, एल टी माइनस टू भैया कैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और टी का टी स्क्वायर काट दो सब कुछ, टी 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 कर। आखिरी में जो बचा वो आया एल, एल प्लस का एल। इससे हमें ये समझ में आया कि हाँ भैया इक्वेशन तो यहाँ वैलिड हो रही है, ये मतलब प्रिंसिपल यहाँ वैलिड है इस इक्वेशन।
ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन ले लोगे उसमें वैलिड हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैलिड होती है। चलो एक और चीज देख लेते हैं कि कहाँ और हम कहाँ वैलिड बता सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके यूजेस पे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें फंक्शन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये तुमने 9th में या फिर 10th में जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे पेंडुलम पे, तब तुमने ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब इसमें देखो ये t है, इसका डायमेंशन क्या होगा t, 2 पाई का डायमेंशन, 2 भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट, 3.14, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। अब देखते हैं एल का क्या काम, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, देख लेना दो क्वांटिटी है उसके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं हटाएंगे। एल का डायमेंशन एल और जी का डायमेंशन, जी क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या होती है सही यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो भाई अगर एल काट दें तो टी ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब टी ही तो है। भाई यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ खास था नहीं, इससे आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम कहाँ, मतलब क्यों पढ़ा मैंने, क्या जरूरत थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करने। आपको भी कुछ क्वेश्चन शुरुआत में जब न्यूटन की पहली एक्सरसाइज खोलोगे एग्जांपल्स में ही, तब कुछ 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया 3 चीजों का डायमेंशन हमें पता है, बाकी चीजों का डायमेंशन निकाल दो, कुछ और नहीं दिया होगा, उसमें समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, जैसे P इज इक्वल टू ए करके ऐसे कुछ है, E अपॉन C प्लस D। अब इसमें पूछा जाए आपको, इसका डायमेंशन दे दिया गया और इस टोटल का डायमेंशन दे दिया गया और इसका डायमेंशन दे दिया गया, तो अब पूछेंगे कि ए का बताओ और डी का बताओ पहले, और बी का बताओ। कैसे बताओगे, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पता होना चाहिए कैसे। अब पहले सबसे पहले सी प्लस डी में देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें ऐड हो रही है, ऐड हो रही है मतलब इन दोनों की एसआई यूनिट सेम, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम, जो सी का डायमेंशन वही डी का डायमेंशन, तो हमने ये निकाल लिया, आ गया, हमने छोड़ दिया। अब हमने ये चीज देखी कि ये और इन दोनों को अच्छा पूरे को ले लो, तो इसका भी डायमेंशन और इसका टोटल का डायमेंशन, इसका डायमेंशन दोनों सेम आएंगे, पी ए और इस पूरे का डायमेंशन सेम रहेगा, तो जो पी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए का होगा, ये भी हमें पता है। अब हमें इसका ए का भी डायमेंशन पता है, बी का भी डायमेंशन हमें निकालना है, और सी प्लस डी का डायमेंशन हमें पता है। अच्छा सी प्लस डी में अगर दोनों चीजें जूल है तो जूल प्लस जूल 2 जूल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे खाली ऐसे कुछ अगर कुछ भी आता है तो इन दोनों का एक ही चीज से लिख देंगे, ठीक है। इनका डायमेंशन ये आएगा, जोड़ने के बाद एक ही यूनिट में आंसर आता है ना, 2 जूल प्लस 2 जूल 3 जूल 4 जूल, ऐसे आता है ना, ऐसे तो नहीं आता 2 प्लस 2 जूल 2 इंटू 2 जूल, जूल तो एक ही, मतलब ये तो एक ही रहेगा ना। अब हमें ये इसका डायमेंशन पता है, इनका इसका डायमेंशन पता, भैया लोग मल्टीप्लाई कर दिए, इनका डायमेंशन नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इन क्वेश्चन पे चलेंगे, समझाएंगे, मगर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, तो ये मतलब ना कि बेकार से टॉपिक छोड़ देंगे, काम आता है तो अभी नहीं, एडवांस लेवल पे काम आएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो हो गया, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नहीं, सॉरी, यूज कहाँ होते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के, ठीक है। चलो डायमेंशन एनालिसिस, अब इसके 3 यूज होते हैं, ठीक है, एक एक करके हर यूज को डिटेल में समझेंगे अच्छे से एकदम, बिल्कुल दोबारा तुम्हें पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, एक बार समझ लो, नोट्स बना लो, इसी से तुमको दोबारा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहला यूज जो आता है उसको बेसिकली वो होता है कि कन्वर्जन फ्रॉम, थोड़ा बड़ा लिखा नहीं है, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, ठीक है। ठीक है, शायद थोड़ा सा छोटा हो गया, हमने थोड़ा सा बना रखी, तो मैं बताता हूँ, हम लोग को अभी आगे चलाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, वरना तीनों को देख के बिगाड़ने में पहला मिस्टेक, पहले इसी को चलते हैं, ठीक। तो कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर कैसे भैया, इसका फॉर्मूला n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, सोचो,
कैसे सोचा हमने कि फॉर्मूला हम ये ले आएंगे, मतलब किसी ने बैठा होगा आराम से सोचा होगा किसने कैसे लाए फॉर्मूला। तो इसका तरीका है तुम सोच सकते हो, वन वन इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू वन यूनिट वन, न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूनिट टू। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा ये जो है हमारा वो था डेमोन्स्ट्रेशन कि हाँ यहाँ से हम लोग ने ये डिवाइड, क्या ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यही बिल्कुल चीज डिपेक्ट कर रही है इस चीज, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में गए हैं, रुपये एक यूनिट थी उससे हम लोग दूसरी यूनिट में गए हैं वो है पैसे। बस खाली कैसे हमने इक्वेट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई, यूनिट बदल गई, एक यूनिट से दूसरी यूनिट जाने में न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करें, ये तो हमें पता था, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हमने लिख दिया। कन्वर्ट कैसे करें, निकाला कैसे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 ही पैसे होते हैं, कैसे निकाला, आओ देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो कि ये है, ये जो तुम्हारी है, ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है तुम्हारी फर्स्ट, ये है तुम्हारी यूनिट सेकंड, ये है तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके जब इस न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखोगे और तभी ये इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं भैया, देखते हैं। तो ऐसे हम लोग अगर समझते हैं कि फोर्स यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन, सीरियस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स होता है। ठीक है, हम लोग को मुझे पता है, ठीक है, हम लोग को रट के आता है, 8th क्लास में पढ़ा था शायद मैंने या 9th में, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। आया कहाँ से, ठीक है, वो आया कहाँ से, आओ देखते हैं, उसको आज प्रूव करेंगे हम। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमको ये निकालना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सोल्यूशन, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एन हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, पहली वाली यूनिट हमारी n, इंटू हमारा पता नहीं तो उसको इंटू लिख देंगे, U2 हमारा जो था हमारा टाइम। आप देखते हैं, अच्छा 1 न्यूटन कहाँ से वैल्यू बना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम किलोग्राम, ए का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N2 हमारा वही है, डाइन का क्या मतलब होता है, डाइन का मतलब सीरियल सिस्टम है, सीरियल सिस्टम में इन चीजों को कन्वर्ट कर दो सीरियल सिस्टम में, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा गौर से देखो, चलिए यहाँ नहीं करते, ट्रांसपोज कर दो, वन मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब नहीं उसका, तो ये हो जाएगा किलोग्राम अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकेंड अपॉन सेकेंड का वर्ष। ठीक है, ये काट दिया, क्यों ऐसे काटा, वन वन की कोई भी पावर वन, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 ग्राम ऑन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, वो पहले से कट चुका है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ये कट। अब भैया हमने क्यों कन्वर्ट किया, हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो हमको एक यूनिट लेस क्वांटिटी चाहिए, तो हमने सारी यूनिट्स काट दी। ठीक है, 10⁵ टाइम 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। ये ऐसे करते हैं बेसिकली, ये प्रोफेस का ऐसे आता है, हम लोग के क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है क्या करना है ये आपको समझना है। ठीक है, ये हो गया होगा, पॉज कर लेना अगर नोट करना तो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अपने आप ट्राई करना, ना आए तो बुक में देखना मिल जाएगा, उसमें मैं ना मिले तो यार कमेंट कर देना। हफ्ते भर बाद मैंने तुमसे कहा था एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, क्वेश्चंस पे कर लेना। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ, अर्ग जूल के सही सही यूनिट होती है जूल, ठीक है, वर्क की, और जो सीरियल सिस्टम की यूनिट होती है उसको हम लोग अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेना,
1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ, क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना, ट्राई करना। दूसरा यूज क्या होता है इसका? दूसरा यूज, पहला यूज क्या था? टू कन्वर्ट फ्रॉम वन एसआई यूनिट टू अनदर। ठीक है, किसी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाने के लिए हम लोग पहला यूज करते हैं डायमेंशन बेसिस का। अच्छा, दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, आओ देख लेते हैं। चेक करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, कि भैया वो इक्वेशन सही है भी कि नहीं है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। पता चले फालतू की इक्वेशन पढ़ा दी हम लोग को हमेशा से, सही नहीं है इक्वेशन, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसको भैया खुद चेक करना है। जितनी इक्वेशन आज के बाद पढ़ना सबको पहले डायमेंशन में से चेक कर लेना कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलो शुरू करो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला एग्जांपल, s = ut + half at स्क्वायर। अच्छा, ये हम ले चुके हैं, ठीक है, ये नहीं, ठीक, ये तो हम देख चुका था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। लगाया यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैंने देखा एल 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 आया, सबका जो एक इक्वेशन है, इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी टर्म्स हैं, उनके जो भी डायमेंशन आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन सही है। ये हम देख चुके हैं पहले, सबके डायमेंशन एल आए थे, तो ये इक्वेशन सही है। चलो एक और इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं। ये चीजें खैर इसमें बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ homogeneity. It is basically just an application of principle of homogeneity. ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें कुछ। चलो दूसरी क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अभी देख लेते हैं ये करेक्ट है भी कि करेक्ट नहीं है। b स्क्वायर मतलब lt माइनस 1 का स्क्वायर, lt माइनस 1 का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर t माइनस 2। ये क्या होगा, l स्क्वायर t माइनस 2 plus का 2 is a numerical quantity. Numerical quantity does not have any SI unit, therefore it is dimensionless. A L T minus 2, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट L, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, ये क्या है L स्क्वायर T माइनस 2, ये क्या है L स्क्वायर T माइनस 2, ये क्या है L स्क्वायर T माइनस 2। सबका डायमेंशन सेम, सबका डायमेंशन सेम, इसका मतलब इट इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज वैलिड। तो ये था बेसिकली जो सेकंड, जो हमारा सेकंड यूज था, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन था वहां पे। ठीक, तो इक्वेशन दो यूज हो गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि फॉर्मूले डिराइव कर सकते, एक चीज का फॉर्मूला डिराइव कर सकते। देखते हैं फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब क्या होता है, पता है? दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिलेटिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कैसे? टेम्परेचर है, टेम्परेचर या फिर टाइम लेते, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी फिजिकल क्वांटिटी, एल फिजिकल क्वांटिटी, जी फिजिकल क्वांटिटी, रिलेट हो गए। कैसे रिलेट होंगे, रिलेशन कैसे हम लेके आए, कहाँ से लाए, ये हम लोग को तीसरी यूज में पता चलता है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का ये आखिरी और तीसरा यूज है, जल्दी से देख लेते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, ये क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल, आया कहाँ से? ठीक है, वैसे इस थर्ड यूज का जो मतलब हम लोग जैसे पेपर में आता है तो हम लोग लिखते हैं कि क्या है थर्ड यूज। सो बेसिकली द थर्ड यूज इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, लिखूंगा नहीं। द थर्ड यूज इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे करेंगे ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, अच्छा देखो, जैसे हमें टाइम पता है, हमें टाइम, अब देखो जैसे हमको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मास ऑफ द बॉब डज नॉट मैटर, कि मतलब बिल्कुल कतई मैटर ही नहीं करता कि टाइम पीरियड उसका क्या होने वाला है, उसमें बिल्कुल उसका कोई योगदान नहीं है मास ऑफ द बॉब। तो हमको बेसिकली बताया गया कि टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है इन दो चीजों पे,
चलो देखते हैं, हमको ये नहीं पता कि मतलब कैसे डिपेंड कर रहा है, हमको ये इक्वेशन आनी है, खाली ये तीन चीजें नहीं कि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन एल एन जी। ठीक है, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन एल एन जी। चलो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज़्ड टू पावर ए एंड जी रेज़्ड टू पावर बी। अच्छा ये क्या हुआ, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें चेंज आएंगे वही इसमें भी चेंज आएंगे, उसकी वजह से इसमें चेंज आएंगे, जो चेंज एल और जी में आएगा वही इफेक्ट डालेगा टाइम पीरियड पे, उसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल और जी के। ठीक है, मतलब एल और जी की कुछ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल और जी के नहीं, एल और जी की कुछ पावर के प्रोपोर्शनल है, तो हमने पावर को ए और भी मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप्स फॉलो क्या करते हैं, स्टेप्स टू फॉलो टू सॉल्व दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टेप्स, पहला राइट द रिलेशन बिटवीन physical quantities using proportionality sign with their appropriate powers। कैसे, ये पहला स्टेप, हम लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे, आप पता है अगर ये स्टेप फॉलो करोगे कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप है राइट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग प्रॉपर साइन विद देयर अप्रोप्रिएट पावर्स। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, we have written a relation between physical quantities, that is time period, length and acceleration due to gravity, with a proportionality sign with their appropriate powers a and b। ठीक है, अब जो बगल वाली क्वांटिटी उसके डायमेंशन लिख लो, राइट डायमेंशंस। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, कि मतलब डायमेंशन में तोड़ लो इन लोगों को, मतलब इनका डायमेंशन क्या, इसका डायमेंशन क्या, इसका डायमेंशन क्या, समझ रहे हो, इसका डायमेंशन क्या, इसका डायमेंशन क्या, इसका डायमेंशन क्या, ऐसे ही तोड़ लो, चलेंगे, बताते हैं कैसे करना है, बस खाली ये लिख लो। ठीक है, वेट द पावर्स, ये हमारा थर्ड स्टेप है, इक्वेट द पावर्स लास्ट स्टेप है, इक्वेट करेंगे पावर्स को, ए और बी निकल आएंगे इक्वेशन बना के, हमारा काम खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कहाँ पे यार, गिर गया था। अच्छा पॉज कर लो भैया, नोट कर लो, देख तो रही होगा। राइट द रिलेशन, पहला पॉइंट क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग प्रॉपर साइन विद देयर अप्रोप्रिएट पावर्स। ठीक है, और राइट डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में डायमेंशन लिख लेंगे हम लोग, और इक्वेट द पावर्स, पावर्स इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसको स्टेप बाय चलेंगे, देखते हैं, पहला स्टेप हम लोग कर चुके हैं, राइट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, कर। दूसरा स्टेप है राइट द डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में डायमेंशन लिख लेंगे। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या, m0 l0 t1। अच्छा हमने मुझे क्यों कहा था m0 लिखा जाता है, m0 का यहाँ पे पड़ता है, देख लो, इज इक्वल टू के। अब हमें पता है कि भैया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाएंगे। ठीक है, अब एल, एल का भैया क्या हो गया, एल टी। तो यार खास काम नहीं, मगर इस साइड में लिखना बहुत हो, इस साइड में लिखोगे तभी चल जाएगा, m0 t0 इस साइड नहीं लिखोगे चल जाएगा, इस साइड में दिमाग में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल टी माइनस टू और ये, ठीक है, एल 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 टी माइनस टू ये बता चुका हूँ, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं। डायमेंशन ऑन बोथ द साइड था, ठीक है, डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स भी हो गए। क्या, इक्वेट द पावर्स, रुक जाओ आराम से इक्वेट करेंगे अगेन, मतलब इसका मतलब यहाँ पे तो गलती नहीं है, पूरा लिखा है वरना कहोगे हमने भी तो लिखा है। ये एम किसी भी चीज की पावर 0 1, ठीक है, t0 0, एल की पावर हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, एल की पावर हो गई बी, और जो हमारा टी की पावर थी, जो हमारा टी की पावर थी वो गई -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेट द पावर्स में आएंगे, ये हो गया ए एल ए प्लस बी टी -2 बी। अब भैया ये तो पता ही होगा, दो पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो जुड़ जाती हैं,
सेम बेस मल्टीप्लाई में ऊपर की दो पावर जुड़ जाएंगी, बहुत पुरानी बात है। एल माइनस टू बी, और ये हो गया हमारा टी माइनस जीरो। एन का तो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं, चलो पढ़ा है पढ़ा। अब क्या करना है, देखो तीसरा स्टेप आगे, दिस स्टेप में इक्वेट द पावर्स, ये लास्ट स्टेप हमारा, इसके बाद कुछ नहीं करना। लास्ट स्टेप क्या है, एल की पावर इक्वेट करो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू। अरे बी भैया माइनस वन अपॉन टू है, माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। ए की पावर आ गई, बी की पावर आ गई, ऊपर का सब करते हैं, देखते हैं कहाँ पे रखेंगे वैल्यू भैया, ये भी देखिए। सवाल कैसे क्या याद है, देख लेना, सब्जेक्ट थोड़ा बिगाड़ दिया, मैं भी पॉज करके देख लेना अगर नोट करना हो तो। टी इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे। एल, एल की पावर कितनी है, वन अपॉइंट टू, जी की पावर कितनी है, माइनस का वन अपॉइंट टू। इसका मतलब क्या हो गया, के की पावर हो गई एल अपॉन जी वन अपॉइंट टू, इसका मतलब क्या हो गया, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। इसको कंपेयर करो यहाँ से, अभी टू पाई भैया कहाँ से आया, टू पाई हम नहीं ला सकते, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए पेंडुलम में लाना पड़ेगा। तो टू पाई ये हम लोग के पे छोड़ेंगे, जो मतलब अगर कांस्टेंट दिया है के की वैल्यू तो मतलब हो जाएगा, वरना फिर के पे छोड़ देंगे, आंसर आ गया, ठीक है तुम्हारा। के एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, फिर पूछे तो कहीं ना लेके आओ, पेंडुलम दिखा दूंगी कैसा है। तो ये हम लोगों ने तीसरा यूज भी खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ जनरली। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा यूजेस पढ़े, तीनों यूज पढ़े। तीसरा जो यूज था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम लोग जो रिलेशन डिराइव करते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटीज के बीच में, वो बहुत अक्सर आता है, बहुत अक्सर पूछा आता है, और हाई लेवल पे पूछा आता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक बार दोबारा रिवाइज करना, उसमें कुछ क्वेश्चंस नोटन से लगाना या तो एनसीईआरटी से लगाना, और अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग लिमिटेशंस की बात करेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, और उसमें मतलब पूरा कोर्स, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वीडियो शायद कल तक आ जाएगी, ठीक है। चलो ओके, चलो छोड़ दो भाई।